हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 दिसंबर 2022 यानी इस साल का आखिरी दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस साल के जाते जाते इस साल के आखिरी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस साल का आखिरी दिन है। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस साल में पाई होंगी। और अगर आपके साथ अगर इस साल में कुछ गलत हुआ है तो उन चीज़ों को भूल करके कल से एक नई शुरुआत करिए। शुरू करेंगे आज की पहली न्यूज़ के साथ। क्या है आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़? चलिए ध्यान से देखते हैं। पहली न्यूज़ है, आईआईटी मद्रास ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने दिसंबर का वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। इसे शिक्षा का ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। डेटा साइंस में आईआईटी मद्रास बीएस ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत पदक जीता है, जबकि आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल एनपीटीईएल यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ आपको अच्छे से कवर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ तो बात आईआईटी मद्रास की आई है। क्या आपको पता है आईआईटी रुड़की किस एक राज्य में पड़ता है? अगर आपको पता है आईआईटी रुड़की किस एक राज्य में पड़ता है तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो राज्य कौन सा है, मेरा क्वेश्चन ये है उस राज्य के गवर्नर कौन है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। बढ़ेंगे आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज इसी चैनल के माध्यम से शाम के समय में हम लोग 1000 प्लस जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लूसेंट किताब का सुपड़ा साफ करेंगे। आप सभी लोग जरूर लाइव आइएगा। जितने लोग लाइव हैं वो तो आएंगे ही। इसके अलावा अपने सारे दोस्तों को लाइव लेकर आना, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है, भारत ने नेपाल को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दे दी है। तो भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को दिसंबर में अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। भारत ने दो और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष बिजली की भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेपाल की वर्तमान बिजली की मांग कितनी है? तो यह है लगभग 1680 मेगावाट, जबकि घरेलू उत्पादन 1000 मेगावाट होता है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको पता है नेपाल में इस समय कौन है प्रधानमंत्री? अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था वहां के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। क्या नाम है उनका? कोई दहल करके हैं। चलिए पूरा नाम आप बताइए, ठीक है। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू है। इसके अलावा मुद्रा है नेपाली रुपया। अगर बात करें तो नेपाल में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8848.6 मीटर। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका कुछ और नाम भी है। तिब्बत में क्या नाम है ये भी बताइए, क्योंकि इसके उपनाम हैं बहुत सारे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके एग्जाम में आते भी हैं। जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर करिए, ठीक है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन रहेगा। बात हुई है विद्युत प्राधिकरण की, तो ये बताइए भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान समय में? अगली न्यूज़ है, प्रवीण कुमार को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत सरकार ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया है, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मौजूदा सीवीसी की बात करें तो यह है सुरेश एन पटेल, जो कि 24 दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा किए। तो अब प्रवीण कुमार को कार्यवाहक बनाया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। श्रीवास्तव साहब की बात करें तो असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो कार्यवाहक बने हैं, तो जाहिर सी बात है 1 महीने के लिए इनका चयन किया गया है। याद रखिएगा ना, प्रवीण कुमार, इनको कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। अब यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। ये बताइए वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? इसके अलावा ये भी बताइए कि वर्तमान समय में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के पद पर कौन है? कमेंट कॉलम में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसके अलावा आपको पता है महान्यायवादी जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में हुआ है, और कैग का उल्लेख कहां से कहां तक हुआ है? 148 से 151 हुआ है क्या? अगर नहीं तो कमेंट कॉलम में सही आंसर दीजिए, ठीक है। बढ़ेंगे आज की दूसरी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ।
अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन फरवरी 1964 में किया गया था। यह के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार रोकथाम समिति की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। ये यार याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार मैंने देखा भी है कि के संथानम की अध्यक्षता वाली समिति थी, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना करी गई थी। इसे सीवीसी अधिनियम 2003 द्वारा एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। सरकार ने सीवीसी को भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त करने के लिए नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है। यानी जितनी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से रिलेटेड शिकायतें होती हैं, ये सीवीसी पर ही करी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गृह मंत्री साहब से। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के लिए लॉन्च किया है प्रहरी एप्लीकेशन। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किया है। बीएसएफ प्रहरी ऐप से जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान सीएपीएफ की छुट्टी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से डायरेक्ट जोड़ेगा। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपको पता है क्या सीआरपीएफ के कौन है वर्तमान में निदेशक? इसके अलावा सीआईएसएफ के कौन है? सीआरपीएफ क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सीआईएसएफ क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। बीएसएफ तो आपने जान ही लिया है। आईटीबीपी क्या होता है? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। इसके अलावा एनआईए क्या होता है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। कई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं हमारे देश में। तो आप ये बताइए कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस के कौन कौन हेड है? कमेंट कॉलम में आप आंसर जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको इनसे रिलेटेड कई सारे पॉइंट बताता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे पॉइंट आप कमेंट कॉलम में डिस्कस किया करें। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है क्यूबा की एलिडा ग्वेरा को प्रथम केआर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो प्रसिद्ध क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता एलिडा ग्वेरा को पहले केआर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना केआर गौरी अम्मा फाउंडेशन ने की थी। डॉक्टर एलिडा क्यूबा के मेडिकल मिशन की सक्रिय सदस्य भी हैं। उन्हें विकलांग बच्चों के पुनर्वास और विकासशील देशों को ऋण राहत प्रदान करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। क्यूबा की क्या है राजधानी? क्या आप जानते हैं क्यूबा की राजधानी क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए कि क्यूबा जो है किस एक महाद्वीप में पड़ने वाला देश है, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के यहीं से बनते हैं। कुछ लोग को ये डाउट रहता है कि एग्जाम में स्टैटिक जीके अलग से आती है और करंट अफेयर अलग से आती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो करंट अफेयर चर्चा में चल रही होती है उसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी एग्जाम में आती है। स्टैटिक जीके ऐसा नहीं होता है कि करंट अफेयर जो चर्चा में नहीं चल रही है स्टैटिक जीके उससे अलग आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। करंट अफेयर जो चर्चा में चल रही होती है जिस भी राज्य से, जिस भी देश से, उसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी बनाई जाती है। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को याद जरूर रखा करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च जरूर किया करें। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है रेल मंत्रालय से। तो रेल मंत्रालय ने शुरू की है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो योजना का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित और उसके अलावा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान बनाना है। इस योजना के तहत 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, रेल मंत्रालय ने शुरू करी है अमृत भारत स्टेशन योजना। अच्छा, आपको पता है क्या स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जान मथाई। क्या आपको पता है स्वतंत्र भारत में जो मंत्रालय था पहला, उसमें पहली ऐसी महिला कौन थी जिसको मंत्री के रूप में चुना गया था? चलिए मैं ही बताता हूँ। ये थी राजकुमारी अमृता कौर। कौन सी मंत्री थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, तो चलिए कमेंट कॉलम में ये बताइए पहले विधि यानी कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले, और ये भी बताइए वर्तमान में विधि यानी कानून मंत्री के पद पर कौन है। बात करें रेल मंत्रालय की तो वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन है? यह है अश्विनी वैष्णव साहब। अच्छा, कमेंट कॉलम में एक और आंसर दीजिए, किस एक साल से बजट से रेलवे के बजट को हटा दिया गया था? ठीक है, बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जी से। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह में नामित किया है।
यूएजी को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। यूएजी का नेतृत्व अमेरिकी वायुसेना सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइल्स द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यूएजी क्या है? तो उपयोगकर्ता सलाहकार समूह को ही यूएजी कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो बाइडेन साहब है। किस एक नंबर के हैं आप कमेंट कॉलम में ये बताइए। और ये भी बताइए कमला हैरिस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की हैं, ये किस एक नंबर की है? अच्छा, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे भारतीय मूल के। क्या नाम है उनका? बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे थे। ब्रिटेन के हैं और भारतीय मूल के हैं। क्या उनका नाम ऋषि सुनक है? जी हाँ, उनका नाम ऋषि सुनक ही है। तो कमेंट कॉलम में आप ये बताइए कि न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, बहुत ही दुखद न्यूज है, आपको पता होना चाहिए। ब्राजील के महान फुटबॉलर हैं पेले, जिनका निधन हो गया है। तो ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले 82 वर्ष के थे, जिनका निधन हो गया है। काफी समय से कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की जब गिनती की जाती है तो पेले का नाम जरूर आता है, क्योंकि 3 बार के विश्व कप विजेता भी थे ये। ब्राजील के मिनस गैरेस राज्य में जन्मे दिग्गज फुटबॉलर अभी भी सेलेकाओ के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 92 मैचों में कुल 77 गोल किए थे। और कुल 3 बार पेशेवर फुटबॉल के रूप में इन्होंने फीफा विश्व कप भी जीता था। कौन कौन से ईयर में? 1958 में, 1962 में और 1970 में, जो किसी भी एक व्यक्तिगत फुटबॉलर के लिए एक रिकॉर्ड है। तो याद रखिएगा, ब्राजील के महान फुटबॉलर थे पेले, इनका निधन हुआ था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का भी निधन हुआ था। हीराबेन उनका नाम था, उनका निधन भी हुआ था। और एक दुखद घटना और भी हुई थी हमारे देश में। हमारे देश के महान क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था। खैर वो तो भगवान की कृपा से काफ़ी सुरक्षित हैं, लेकिन उनको काफ़ी चोटें आई हैं। तो ये खैर एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आप इन चीज़ों को भी जान के रखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रह सको। ठीक है, बात करें फुटबॉल की, तो फीफा फुटबॉल को नियंत्रित करने वाले संस्थान है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। आपको पता है फुटबॉल विश्व कप अभी हाल ही में खत्म हुआ है, अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर। तो कौन गोल्डन बूट अवार्ड जीता है और कौन गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जीता है, कमेंट कॉलम में जरूर जरूर आंसर दे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है बेंजामिन नेतन्याहू से। बहुत बड़ा नाम, आखिरी न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार टाइप की न्यूज़ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस साल की आखिरी न्यूज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इजराइल के पीएम बने हैं और रिकॉर्ड 6ठी बार इन्होंने शपथ ली है। तो बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। सबसे लंबे समय तक अपने देश के पीएम रहने वाले नेतन्याहू ने 120 सदस्यीय नेसेट वहां की संसद का नाम है, 63 सांसदों का समर्थन किया है। और 73 वर्षीय नेतन्याहू 6ठी बार वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए कि इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री और फिर से वही बने हैं 6ठी बार, बेंजामिन नेतन्याहू। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो 3 काम करना मत भूलिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। कल मिलते हैं 1 साल के अंतराल के बाद। कल हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे, करंट अफेयर एक नए तरीके से पढ़ेंगे। तो सब लोग सुबह वाली क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। और हाँ, आज की शाम की क्लास में तो आप सभी को आना है और अपने सारे दोस्तों को लेकर भी आना है, क्योंकि आज शाम हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। तो सभी लोग जरूर जरूर लाइव आना। जितने टाइम की भी मैं क्लास रखूँ तो सारे लोग जरूर जरूर आ जाना, क्योंकि वो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।